माननीय सांसद जी, एक मेरा क्वेश्चन सवाल मैंने उठाया था NHAI के लोग। सर, एक छोटा सा प्रश्न, सब्सिडी प्रश्न उसी का है कि अवंतिकापुर से वाया घाटीपट्टी हरिजन बस्ती होते हुए रानीक सराय सोनवारा मोड़ मिलता है रोड, वो घाटीपट्टी 45 साल पहले पास हुआ था, वो आज तक उसमें आधा रोड बना हुआ है सर, आधा रोड अधूरा है। मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए जी सर, मैं उस चीज की जानकारी लेके जी जहाँ भी मुझे काम करना होगा, हमारे साथियों करना होगा, हम लोग करेंगे। सर, जिलाध्यक्ष जी से भी कहा था सर, एक बार आप विजिट कर सकते हैं क्या? करेंगे, विजिट करा दीजिए प्लीज। सर मेरा क्लास सवाल है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आजमगढ़ में अवंतिकापुरी धाम आजमगढ़ की आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक राजधानी है, और आज 45 सालों में सबसे ज्यादा उपेक्षा उस केंद्र का हुआ है। उसके लिए कॉरिडोर की मांग से पिछली बार भी हमने कई बार सालों से रख रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, और इवन विधानसभा के अंदर उसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हमारे विधायक लोग सुन रहे हैं, हमारे माननीय विधायक। आज तक सर 45 साल में कभी ये क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, जबकि वो आध्यात्मिक राजधानी हमारी। नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। आज काफी लंबे समय के बाद आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव सदर आजमगढ़ के लिए उपस्थित हुए, तो आज सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया। यह निहायत ही सौभाग्यपूर्ण पल था आजमगढ़ के लिए और आजमगढ़ के पत्रकारों के लिए, कि ताकि आजमगढ़ के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाया जा सके। इन परिस्थितियों से, इन परेशानियों से आजमगढ़ के लोग परेशान हैं और झेल रहे हैं उसे। इसी तत्वाधान में तमाम बातों के बीच, तमाम प्रयासों के बीच कुछ क्षण अवंतिकापुरी धाम के उस मुद्दे के लिए भी निकला जो 45 सालों से लावारिस है, जबकि सरकार तो समाजवाद की भी बनी। आदरणीय नेताजी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश जी भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्य हमारे आदरणीय विधायकगण कभी भी इस आध्यात्मिक राजधानी अवंतिकापुरी धाम उर्फ आमक के लिए कभी समय नहीं निकाल पाए कि उसके लिए अपना ध्यानाकर्षण करें, विधानसभा में प्रश्न उठाएं, या आदरणीय अपने वर्तमान मुख्यमंत्री से कह करके उसे अवंतिकापुर कॉरिडोर में परिवर्तित कर कम से कम 5 से 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का केंद्र पैदा कर सके। आध्यात्मिक केंद्र को, आध्यात्मिक राजधानी को आर्थिक राजधानी में परिवर्तित किया जा सके। इस वैचारिकता की कमी का दुर्भाग्य आजमगढ़ आज तक झेल रहा है, 45 सालों से झेल रहा है। ये एक ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ पर तमाम हाईटेक इंस्टीट्यूशंस भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 लेन से घिरा हुआ, चारों तरफ से 4 लेन से घिरा हुआ एरिया है। डायरेक्ट लिंक एयरपोर्ट तक जाता है। बगल में ही जो है मोहम्मदपुर का चौराहा है, बगल में ही आपके जो फरियाँ होते हुए एयरपोर्ट जाता है। रानी की सराय थाना आजमगढ़ 12 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ है। इससे ज़्यादा केंद्रित क्षेत्र जो सारी सुविधाओं और सबसे बड़ा जो समस्या होती है क्षेत्र की होती है, क्षेत्र नहीं मिल पाते हैं विकास के लिए। एक ओपन एरिया जिसे कहा जा सकता है, उस ओपन एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमारे माननीय विधायकों ने कभी समय नहीं निकाला कि इस पर ध्यान आकर्षण किया जाए। आदरणीय नेताओं का, आदरणीय मुख्यमंत्री का, वर्तमान पक्ष नहीं तो विपक्ष सही, विपक्ष बन के भी आज तक दुर्भाग्य कि 2 बार मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ भगवा सरकार रही, और सरकार का पीरियड भी खत्म होने वाला 2027 में। लेकिन एक बार क्या मजाल है कि विपक्षी होने के नाते प्रश्न भी उठ जाए। लेकिन सौभाग्य है आजमगढ़ का, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जैसा सांसद मिला, और उस धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि नहीं, हम इस प्रश्न को अपने विधायकों से उठवाएंगे भी और रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, और वो काम प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पूरा कराएंगे। आइए हम देखते हैं उन लम्हों को। आदरणीय सांसद से तमाम पत्रकारों ने आजमगढ़ की तमाम परेशानियों से किस तरह से अवगत कराया। वेलकम। पिछले सत्र की व्यस्तताओं में, कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी आना पड़ा। जब चूंकि बजट पेश हो चुका है, तो मैं वही से शुरू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ।
और 11 बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कई कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान हैं, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही हैं। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं, बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से निराश है, उदास है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई भी काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा है। महाकुंभ के नाम पर प्रचार प्रसार बहुत किया सरकार ने, लेकिन जिस तरह की त्रासदी सामने आई, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या के दिन वो अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, एआई के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं, जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो पूरी तरह से निराश किया है। और हम आप सब जब आजमगढ़ में बैठे तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोगों के साथ तो बीजेपी के लोगों का विशेष तौर पे उपेक्षा लगातार कर रहे हैं। आज हम जब आजमगढ़ में बैठे तो बात करें तो यहाँ के किसान परेशान हैं। कहीं नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, कहीं सरकारी संस्थाओं में खाद नहीं मिल रही है, कहीं गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही है, और पर्चियां दी जा रही तो ये कह दिया जा रहा कि 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचाओ। स्वाभाविक है, व्यवहारिक तौर पर किसी भी किसान के लिए पर्ची मिलने के 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचा पाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और जब वो गन्ना लेके पहुंच रहे हैं तो उनकी पर्चियां इनवैलिड कर दी जा रही है, एक्सपायर कर दी जा रही है। तो किसान पूरी तरह परेशान है, चाहे गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने की खरीद को लेकर, खाद को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर। बिजली की व्यवस्था आप सबको पता ही है, बिजली से सिंचाई के लिए किसानों को बिजली समय से उपलब्ध नहीं, कहीं थोड़ी बहुत उपलब्ध भी है तो इतने फर्जी बिल बन के आ रहे हैं, जो 2-4 हज़ार के बिल आने चाहिए वो लाखों में आ रहे हैं। और ये केवल किसान ही नहीं, इससे तो मैं सोचता हूँ बिजली के सारे उपभोक्ता, आप सब लोग भी परेशान होंगे जिस तरह के बिजली के नए मीटर आ रहे हैं बिल बढ़ाने वाले, और फिर अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेन देन करके बिल कम हो जा रहे हैं। ये सब चीजें आपके सामने हैं। नहरों के पानी का मैंने जिक्र किया, सिंचाई में पूरे जिले में कहीं भी किसी भी नहर में कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके हैं, भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। कोई भी प्रशासन के लोगों की, अपने कर्मचारियों के ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि जनता को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। बिजली विभाग लगातार धरने बैठा है 1 महीने से निजीकरण को लेकर, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ बिजली विभाग को निजीकरण किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, और आज
केंद्र की बड़ी से बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी से छोटी नीचे की यूनिट्स तक को बीजेपी के लोग निजी हाथों में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से बेच रहे हैं, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बेच रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में देना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस तरह के निजीकरण के खिलाफ हैं। खोखली हो रखी है, लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 1,95,96,000 करोड़ तक कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, जबकि इनकी सरकार बनी थी तब केवल 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था, और आज 1,95,96,000 तक हो चुका है कर्ज पूरे देश के ऊपर। कर्ज की हालत ये है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू जब उस समय बढ़ रही थी यूपी के समय पर, तो बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहे थे। आज सोचो हमारा देश का रुपए कहाँ पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले पर, अब तक की सबसे बुरी स्थिति में खड़ा है। उस समय भाजपा के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केवल रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही बल्कि देश की साख गिर रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बताएं कि देश की साख कहां पर खड़ी है। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार में, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, दोनों सरकारों ने मिलकर देश की साख को भी गिराया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिराया है, देश को तमाम तरह की परेशानियों में झोंका है, चुनौतियों में झांका है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है। सांसद जी, एक सवाल है, दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है, क्या रिएक्शन है इस पे आपका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए, इसी तरह के हादसे को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि इनकी नज़रों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कुंभ के नाम पर जहाँ इतने लोगों की जान गई हो, वहाँ पे आप सोचिए, बड़े बड़े संतों ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद फूल बरसाने से लेके वहाँ तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी की। तो बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग। अच्छा, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया है कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव का भी अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये सब सरकार की चीजें हैं, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, मैं तो खुद इलाहाबाद रहा हूँ, 2001 के कुंभ के समय में वहाँ का अच्छा था। अनमूनन देखी है, कोई न कोई हर कुंभ में ही इस तरह की चर्चा हुई। अब वो क्या है वो संत लोग जाने, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी के लोगों ने प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं किया, व्यवस्था के नाम पे किया नहीं कुछ। जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे हमने 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था की, स्नान की, और अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 49 करोड़ लोगों ने किया, तो उनकी व्यवस्था से तो अभी आधे लोगों ने स्नान किया। तो अगर मुख्यमंत्री जी की बात को ही माना जाए, फिर ये भगदड़ क्यों हुई, फिर ये अव्यवस्था क्यों हुई, फिर ये पिछले कई हफ्तों से लगातार 2-2, 3-3, 400 किलोमीटरों के जाम क्यों लग रहे हैं? आखिर व्यवस्था कहाँ है? सांसद जी, जो आपने कुंभ में भगदड़ की बात कही है, विपक्ष तो समाजवादी एंगल से इसको देख रहा है। उनका ये कहना है कि बसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और वहाँ पर उन्होंने एक उत्तेजित नारे लगाए और धक्का दिया और इस तरीके की चीजें। इससे ज्यादा अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। आखिर उनके ड्रोन कहाँ गए, उनके सीसीटीवी कहाँ गए, उनको जो एआई से लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे थे वो कहाँ गए? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी की है उसको सोचना चाहिए, या फिर तो उसकी बुद्धि पर ही तरस आ सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सांसद जी, कार्रवाई को लेकर के क्या कहें? अभी रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है, लापरवाही है, क्योंकि जब एक स्टेशन पे ट्रेन आने वाली थी तो उसको डाइवर्ट दूसरे स्टेशन पे किया गया है। तो इसी तरह की घटना पिछले कुंभ में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के में भी इसी तरह की गई थी। ये करने का जिस किसी की भी गलती है, जो भी दोषी है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से की जान से खेलने का अधिकार और हक किसी को नहीं है। सांसद जी, आजमगढ़ के विकास के लिए जितना बजट का आवंटन होना चाहिए, सरकार योजना वगैरह है वो नहीं आ रही है, स्मृतियाँ नहीं हो रही है, इसको लेकर मैं बताऊं, अगर केंद्र सरकार की बात शुरू करूं तो आजमगढ़ की तो अकेले बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है बजट में। आप गूगल कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण पढ़ लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ही कहीं नाम नहीं है।
और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो आजमगढ़ चूंकि समाजवादियों का गढ़ है, सदैव नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, समाजवादियों को मानने वाला क्षेत्र है, तो इसकी तो लगातार उपेक्षा हो रही है। मुझे एहसास है इस बात का। यहाँ की सड़कों की मरम्मत का पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है, नई सड़कों का पैसा स्वीकृत नहीं है। यहाँ के ट्रांसफार्मर मैं समझता हूँ फूक जा रहे हैं तो महीनों महीनों नहीं बदले जा रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहाँ से लेके लखनऊ तक मुलाकातों तक जो करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैंने आदरणीय दरोगा जी ने और हमारे आसपास के सांसदों ने, चाहे वो घोसी के हों, अम्बेडकर नगर के हों, जौनपुर के हों, मछली शहर के हों, हम कई सांसदों ने मिलकर लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोई भी योजना उन्होंने नहीं सैंक्शन किया। सांसद जी, एक सवाल ये था कि विधायक निधि है, इसका खर्च नहीं हो पा रहा है आजमगढ़। नहीं, वो लापरवाही कर रहे होंगे अधिकारी। ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास तो इतना पैसा है, वो सॉरी इतना प्रस्ताव है, अगर अधिकारी दे पाए तो हम लोग एक दिन भी नहीं लगाएंगे प्रस्ताव देने में, इतने प्रस्ताव। सांसद जी, रेलवे को लेकर के आपने कुछ पहल की? मैं देखिए आज आजमगढ़ के मीडिया के प्रतिनिधि साथियों में आपके बीच कहूँगा, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बहुत उम्मीद नहीं लगाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जिस भरोसे के साथ समाजवादियों का साथ दिया है, मैं आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाता हूं। यहाँ की हर समस्या के प्रति, अगर आपने रेल की चर्चा की तो चाहे बनारस से गोरखपुर रेल लाइन का सवाल हो, कई अंडरब्रिज ओवरब्रिज का सवाल है, लखनऊ और मुंबई के नई ट्रेनों का सवाल है, हर मुद्दे पर मैं सड़क से लेके संसद से लेके व्यक्तिगत अनुरोध तक मैं प्रयास जारी रखूंगा और तब तक जारी रखूंगा जब तक ये कामों को नहीं करा दूंगा। ये जो हमारे जीएनपुर आजमगढ़ से लेके गोरखपुर का मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जीएनपुर में जिस तरह का जाम लगता है, कल मैं गया तो लाट घाट पे भी बहुत जाम था। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम लगातार तत्पर हैं, हर मंच पर, हर स्तर पर न केवल उठा रहे हैं बल्कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी, आपने एनएचआई का जिक्र किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक आपको मैं नेशनल हाईवे जो वाराणसी का, उसका मुझे पता है, वो अन्याय हो रहा है, उस पर मैं लिख चुका हूँ। वो एक निजामाबाद वाली रोड जो बंद करने की कोशिश की है, बंद कर दिया गया और उस रोड को भी खुलवाएंगे। मैंने एनएचआई के अधिकारियों से भी बात की है, गडकरी साहब से भी कहा है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो टोल प्लाजा अपना शिफ्ट कर लें, लेकिन इस तरह की रोड बंद करने का अधिकार नहीं है। जी, उसमें दरअसल जब उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो वो चीजें लीगल नहीं है। जो ठेकेदार है, ठेकेदार को, अगर ठेकेदार एनएचआई का गलत कर रहा है तो एनएचआई को सुधारना पड़ेगा। मैंने डीएम से भी बात की थी, मैंने एनएचआई के अधिकारियों से भी बात की, आगे भी करेंगे। दूसरा यही जो मुद्दा है आपका, आजमगढ़ बनारस में जो जौनपुर जिले का पार्ट छूटा हुआ है खोले, इस मुद्दे पर भी मैंने बात की है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आजमगढ़ से बनारस का जो छूटा हुआ हिस्सा है वो खोले तो वो भी खोले हम कराएंगे। सांसद जी, लगाए जा रहे हैं और मजदूरी घोषित कर रहे हैं और मैंने अभी जिक्र किया ना इसका, गलत रीडिंग आ रही है, गलत बिल आ रहे हैं, किसानों के भी आ रहे हैं, हर उपभोक्ता के साथ। यहाँ तक कि 40 मीटर तार फ्री देना वो भी नहीं दे रहे हैं विभाग वाले। मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर अधिकारियों से और बात करूंगा। मुझे आज ही पता चला, हमारे कुछ साथियों ने लिख के दिया, अभी सदर में भी यही दिक्कत है, मुबारकपुर के भी अस्पताल में यही दिक्कत है, जिला अस्पताल में भी दिक्कत है। और एक घटना की जांच आप लोग करिएगा, मुझे आज ही शिकायत मिली है कि कुछ मरीजों के जो उनके अटेंडेंट लोग हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया जा रहा है। वहाँ गार्ड सिस्टम, सिक्योरिटी आप गार्ड लोग जो जांच है, करिएगा, बाकी अधिकारियों से मैं बात करूंगा। सांसद जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। सांसद जी, एक सठिया रेलवे क्रॉसिंग का मामला है। हर स्टेशन पर 2 क्रॉसिंग, सठिया में एक क्रॉसिंग बंद हो चुकी है और एक क्रॉसिंग जब आप चलेंगे रेलवे क्रॉसिंग से मऊ वाले रोड पर, बीच में एक शराब ठेका है, वहां पर पटरी तो 1.5 फुट गहरा हो चुकी है और पिच भी टूट चुकी है और लोडर गाड़ी आती है, तमाम बच्चे बच्चियां पढ़ने जा रहे हैं, इतनी दुर्व्यवस्था सोच की है। मैं उठा चुका हूं, लेकिन आज आपने जिक्र किया, मैं फिर से उठाऊंगा। सर एक प्रश्न मेरा, आजकल सड़क पर पटरी तो बन जाए जो है। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजमगढ़ में अवंतिकापुरी धाम आजमगढ़ की आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक राजधानी है और आज 45 सालों में सबसे ज्यादा उपेक्षा उस केंद्र का हुआ है।
उसके लिए कॉरिडोर की मांग सर पिछली बार भी हमने कई बार सालों से रख रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और इवन विधानसभा के अंदर उसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हमारे विधायक लोग सुन रहे हैं, हमारे माननीय विधायक आज तक सर 45 साल में कभी ये क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, जबकि वो आध्यात्मिक राजधानी हमारी। ये मुझे याद है, सदैव नेताजी यहाँ से सांसद थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उसी समय आजमगढ़ के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया गया था और इतना शानदार कराया गया था। मैं उस समय बदायूं का एमपी था, मुझे आजमगढ़ आने का सौभाग्य मिला था और उस समय मैं चाहता था कि ऐसे ही चौराहे और भी डेवलप हो, हमारे इलाके में भी डेवलप हो। यानी उस समय मैं बदायूं था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लगातार आजमगढ़ की उपेक्षा और इनको इस बात की नफरत सी रहती है कि आखिर इन जिलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं। सदैव नेताजी का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज की सालत में आपके सामने और तमाम जितनी भी संस्थाएं बनाई गई, चाहे वो राहुल सास्यान जी के नाम से जो अस्पताल बनाया गया वो आपके सामने है, कृषि विश्वविद्यालय आपके सामने है। सारी संस्थाएं के साथ अन्याय हो रहा है और मैं कह सकता हूं सटियाओं शुगर मिल के साथ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि शुगर मिल को भी प्राइवेट किया जा सके। इसलिए वहां की अव्यवस्था बनाई जा रही पहले कि अव्यवस्था बनाएंगे तो प्राइवेट करने के एक तर्क बनेगा। जानबूझ के सरकार समाजवादी पार्टी के बनाए हुए संस्थाओं में, उस समय के बनाए हुए उद्योगों में उपेक्षा कर रही है, जिससे भूमिका मिल सके उनको कि इनको प्राइवेट करें या इनको कुछ और करें। मैंने कहा भी बजट के समय, जिस समय निर्मला जी भाषण पेश कर रही थी, उड़ान स्कीम की बहुत बड़ी चर्चा कर रही थी अपने बजट भाषण में, मैंने खड़े होकर कहा, वहीं प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे सदन में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कम से कम आप जब शुरू करके आए थे उड़ान योजना आजमगढ़ में, तो आखिर आज बंद क्यों है? तो बीजेपी के लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है, चाहे वो योजना प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना शुरू करके गए हो, उस योजना को भी सुचारू रूप से बताओ। आज आजमगढ़ में जहाज उड़ रहा है क्या? आए थे प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। सर एक छोटा सा प्रश्न, सब्सिडी प्रश्न उसी का है कि अवंतिकापुर से वाया घाटीपट्टी हरिजन बस्ती होते हुए रानीक सराय सोनवारा मोड़ मिलता है रोड, वो घाटीपट्टी 45 साल पहले पास हुआ था, वो आज तक उसमें आधा रोड बना हुआ है सर, आधा रोड अधूरा है। मैं आपकी बात का सम्मान करते जी सर, मैं उस चीज की जानकारी लेके जी जहाँ भी मुझे काम करना होगा, हमारे साथियों करना होगा, हम लोग करेंगे। सर जिलाध्यक्ष जी से भी कहा था, सर एक बार आप विजिट कर सकते हैं क्या? करेंगे, विजिट करा दीजिए। सर मेरा क्लास सवाल है, मणिपुर से है। मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया गया है और आप एक सांसद हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आज नहीं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन उसी समय लगाना चाहिए था जिस समय हमारी माताओं बहनों के वो वीडियो तक निकल के आए, जो मैं समझता हूँ कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति देख नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मणिपुर में उस समय लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही। ये तो लीपापोती की बात है और राष्ट्रपति शासन भी तो भाजपा का ही शासन है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अलग से शासन है? पूरी तरह से मणिपुर को जला के रख दिया बीजेपी के लोगों। ये तो अमेरिका जाने से पहले उन्होंने ऐसा कर लिया। कार्यालय की जमीन यहाँ ली गई थी, लेकिन 20 साल से ऊपर हो गया, कार्यालय नहीं बन इतना बढ़िया कार्यालय समाजवादियों में बन के तैयार है, आपको पता ही है। अभी नवरात्र आने दीजिए, होली के बाद आपको भी दावत देंगे अपने कार्यालय में। अरे वो जिले का ही है, आजमगढ़ का ही है, शहर के अंदर पर बना था 20 साल। अरे आजमगढ़ का ही कार्यालय है, आपको दावत देंगे नवरात्र में। आजमगढ़ के विकास के लिए सर खाका क्या आता है? देखिए, आजमगढ़ के विकास के लिए मैंने चुनाव में भी कहा, सदैव नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नेताओं ने मिलके आजमगढ़ के विकास की जो बुनियाद रखी है, जो रूपरेखा तैयार की है, जो रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पे मुझे आगे चलना है। और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस परंपरा में जुड़ने का सौभाग्य दिया। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस भी लायक रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष के तौर पर, सरकार में आएंगे तो सरकार के हिसाब से आजमगढ़ के लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए दिन रात तत्पर रहेंगे। ये मेरा वादा था, चुनाव में भी वादा था, चुनाव के बाद भी आप सब लोग 6-7 महीने से देख रहे हैं और जब तक देखना चाहेंगे तब तक आपको देखने में एक ही बात महसूस होगी
कि हम लोग आजमगढ़ के विकास के लिए तत्पर हैं। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछ लूँ, आप लोग वीडियो आप लोगों का सब लोगों ने देखा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहाँ की भी तस्वीरें आपने देखी, वो दोनों तस्वीरों को देख करके क्या देखिए, तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की दूसरे देशों में अच्छी आई, ये हम सब देशवासी चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि इसमें कोई, लेकिन सवाल ये कि वहाँ जाके प्रधानमंत्री को इस बातों को मजबूती से उठाना चाहिए, मजबूती से उठाना चाहिए। देश के नागरिकों का अपमान देश का अपमान, और जिस तरीके से अमृतसर के अंदर भारतीय नागरिकों को भेजा गया, वो भी सेना के विमान से, देश हमारे देश से बहुत छोटे छोटे देशों के भी नागरिक थे वहाँ, लेकिन उन देशों ने आत्मबल दिखाया और अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को बुला लिया। ये काम हमारे देश की भी सरकार कर सकती है, पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। इस तरह से देश के नागरिकों का अपमान स्वीकार योग्य नहीं है, और मैं समझता हूँ इससे देश की प्रतिष्ठा के लिए सर H1 वीजा पे भी जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हमारे देश के नागरिक आए, हमारे देश के नागरिक वीडियो में जिस तरीके से जहाजों में बैठा है, वो विजुअल्स आप सबने देखे होंगे, अमृतसर में उतरने के बाद उन सबके विजुअल्स आपने देखे होंगे। तो जब हमारे देश के नागरिक वीडियो में थे, तो निश्चित तौर पर हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर उसका एक जो प्रतीकात्मक विरोध होना चाहिए वो दिखाया देश को, किस तरह से हमारे देश के नागरिक आए। तो सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे, हर अच्छा काम बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे हो सकता है? ठीक है सर 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 आजमगढ़ सदर के सांसद धर्मेंद्र यादव को अभी आप सुन रहे थे और देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने सरकार के एक एक, चाहे वो विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर हो, चाहे दिल्ली में हुई दुर्घटना को लेके हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का विषय हो, या फिर वो बजट का ही विषय क्यों न हो, सब पर पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी और सरकार को एक्सपोज किया कि सरकार एक नाकाम हालात में अपने दायित्वों को पूरा कर रही, जो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नाकामियां स्वागत कर रही हैं, तो यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण और विचारणीय है खुद सरकार के लिए कि एक उसका विपक्षी सांसद उसके एक एक मुद्दे को किस तरह से उधेड़ रहा है। कि आप चाहे प्रयागराज में हुई दुर्घटनाओं को लेकर हो, आप 100 करोड़ के इंतजाम की बात करते हैं, आप 49 करोड़ लोगों को स्नान करा देते हैं, सबका डिजिटल इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन मरे हुए लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जिनके कपड़े, पहने हुए कपड़े गाड़ियों में लादे जा रहे थे, उसकी डिटेल नहीं कि कपड़े पहने हुए हालात में कैसे और बर्बादी के कारण बन गए। आखिर उनके जो कपड़े पहने हुए थे, तो क्या वो कपड़े किसी शरीर के ऊपर ही तो पहने हुए रहे होंगे, तो फिर वो मलबे का हिस्सा कैसे बन गए? ये विचारणीय विषय है। और इन्वेस्टिगेशन कैसे, जब सब कुछ कचरे में फेंक दिया गया। यानी सरकार क्या कर रही है, सरकार का डिजिटल इंडिया क्या कर रहा है, वो AI कैमरे क्या कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों के बीच में और उत्तर आप सारे संगम को देखा है। वो संगम जो पत्रकारों और उसके सांसद के बीच का संगम था। बीबीएस न्यूज पावर के एक आध्यात्मिक राजधानी को आर्थिक राजधानी में परिवर्तित करने का जो प्रयास है, वो प्रयास यदि आप सहमत हैं तो अपना सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। यह आपका हम पर आभार होगा और आपका दिया हुआ आशीर्वाद होगा, जिसकी ताकत से बीबीएस न्यूज पावर जनता के हर उस मुद्दे को जो आज तक नहीं उठा वो जरूर उठाया जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बीबीएस न्यूज पावर।